हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो डियर, आपकी भारी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आपको मिलने जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सो डियर, आपको इन डायग्राम्स को देखना है, मेरे साथ में समझना है किस तरह से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, एंड देन याद रखिएगा एग्जाम में आपको आसानी रहेगी इससे कि कौन सा डायग्राम किस तरह से बनाना है, उसका क्या कुछ स्ट्रक्चर है, वो सब आपके लिए सरल और सहज हो जाएगा। सो डियर, आप ही की डिमांड पर मैं ये सेशन लेकर आया हूं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? बिल्कुल ये का ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में मैंने एक चीज देखी है, मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन जो है वो डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है ना, वहीं से पुट कर लेते हैं, वहीं से बना लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या आता है कि पुष्प के एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब अनुदैर्ध्य काट का आरेखीय निरूपण। बिल्कुल आरेखीय निरूपण मतलब उसका नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चलो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको यहां पर आपको बनाना है ताकि आपके लिए क्या रहे, थोड़ा सरलता रहे, आसानी रहे और बढ़िया तरीके से आप समझ पाएं। सो डियर, क्वेश्चन किस तरह से लिखोगे? क्वेश्चन इस तरह से लिखोगे। क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्वेश्चन में लिखोगे, हाँ जी, क्वेश्चन में लिखोगे कि एक प्रारूपिक पुष्प, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक प्रारूपिक पुष्प। मैं आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देता हूं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का, एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, जिसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, एलएस कहते हैं, ठीक है, काट का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। आपको लेबल डायग्राम बनाना है। अब ऐसी स्थिति में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बतानी है। अच्छा, इस डायग्राम में कुछ गलतियां हैं, है ना, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसमें कुछ गलतियां हैं। लाइक जैसे ये जो है, इसका पूरा नाम क्या है? पूतंतु। इसको क्या कहते हैं? पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं, इसे पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं, करेक्ट। इसी तरह से ये एंथर कौन से हैं? ये वाले परागकोश या एंथर हैं, ये भाई एंथर हो जाते हैं, आपके परागकोश हो गया। अच्छा, एक और बात यहां से समझने वाली बात जो है वो ये है कि आपका जो पंखुड़ी की बात की जाए, अगर बात की जाए पंखुड़ी की, किसकी बात की जाए? अगर पंखुड़ी की बात की जाए तो आपका पंखुड़ी या पेटल ये वाला भाग है, ये पेटल या पंखुड़ी, इसको हम दल भी कह सकते हैं, पुष्प दल भी कह सकते हैं। अगर मोर एक्यूरेट लिखूं मैं तो मैं क्या कह सकता हूं इसको पुष्प दल कहा जा सकता है, पेटल कह सकते हैं, करेक्ट। स्टिग्मा हो गया आपका, स्टाइल हो गया, यहां पर आपका अंडाशय हो गया आपका, यहां पर ये सारी संरचनाएं इस तरह से देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को, सर कि मैं डायग्राम को और इजी वे में कैसे बना सकता हूं, तो बहुत आसान है। डायग्राम में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक पुष्पासन बनाना पड़ता है। सबसे पहले डायग्राम में आपको क्या करना होगा, एक पुष्पासन बनाना पड़ेगा। ये देखो पुष्पासन, ये क्या हो गया, इसको आपने कह दिया पुष्पवृंत, इसको आपने पुष्पवृंत कह दिया। ये फूला हुआ भाग, पुष्पवृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन या थैलेमस हो गया। इस थैलेमस के ऊपर आपने क्या करना है, एक ये इस तरह की संरचना बनानी है। ये आपका हो गया स्त्रीकेसर, ठीक है। अब इसी के साथ में आप यहां से बना देते हैं इसके अंदर, ये देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर। लाइक ये क्या है, ये स्ट्रक्चर होगी। इनको आपने कह दिया बाह्यदल, इसको आपने बाह्यदल कह दिया, ठीक है। ये कैलिक्स का भाग होते हैं, ये इनका कैलिक्स का भाग होते हैं। और इसके साथ में आप यहां पर ड्रॉ कर देते हैं इसके अंदर, ये देखिए ये दल बना दिया आपने। क्या बना दिए? दल। इस तरह से आपने ये दल इसके अंदर बना दिए, दल मतलब पुष्प दल बना दिए। और साथ ही साथ में यहां पर आप ड्रॉ कर देते हैं ये इसका एंड्रोशियम वाला भाग, जिसमें इसे कहते हैं परागकोश। इसे परागकोश या एंथर कहा जाता है, ये आपका एंथर हो जाता है डियर। और ये यहां पर लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसे पूतंतु के नाम से जानते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं डियर, इसे फिलामेंट कहते हैं। एंड द होल स्ट्रक्चर विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको, पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर। एंड्रोशियम, और ये पुंकेसर किसकी इकाई है, पुमंग की इकाई होती है। पुंकेसर को स्टैमेन कहते हैं, सॉरी, और पुमंग को एंड्रोशियम कहा जाता है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ आपने जो देखा था, इसको आपने कह दिया वर्तिकाग्र। जो ऊपर वाला भाग पराग कणों का अवतरण मंच वर्तिकाग्र कहलाता है। यहां एक पतली सी नली जैसी संरचना होगी, उसे हम वर्तिका कहेंगे, और ये फूला हुआ भाग जो है इसको अंडाशय से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द होल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्त्री केसर, जिसे हम पिस्टल कहते हैं या अंडप के नाम से जानते हैं। और ये अंडप संरचना किसमें पाई जाती है, मादा जायांग, मादा संरचना, मादा जनांग, जिसे गाइनोशियम कहा जाता है, उसमें देखने को मिलती है। सर जी इसके अंदर मुझे देखना है क्या, सर इसमें मुझे बीजांड बताइए ना, बीजांड कहां होगा। सो डियर ये आपका यहां पर हो जाएगा इसमें बीजांड, जिसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, कैसे एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, देख लीजिए कितना आसान है। तो देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक लघु बीजाणुधानी का विस्तारित परिपक्व परिदृश्य देख सकते हैं। ये जो स डायग्राम है ये स्फुटित मतलब एक फटा हुआ पराग कोश है, मतलब जो है डेहिसेंस हो चुका है पराग कोश का। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको क्लासेस में डायग्राम बना के बताया है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, लाइक दिस। देखो बच्चों इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनाना है। बाकी आपको बाहर की तरफ जो है एपिडर्मिस बनानी है, इस तरह से एपिडर्मिस, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, है ना। आपको इस तरह से बाह्य त्वचा बनानी है। देन इसके बाद में नीचे आप एंडोथीसियम बना देंगे, ये एंडोथीसियम वाला भाग हो जाएगा, है ना, ये एंडोथीसियम वाला भाग हो जाएगा। इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। करेक्ट डियर, यहाँ संयोजी हो जाएगा, योजी कहते हैं जिसे कनेक्टिव कहते हैं, यहाँ हो जाता है। इसके अंदर की तरफ मिडल लेयर हो जाती है, 1 से 3 परत होती हैं। इस तरह से आप ये मिडल लेयर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। और अंदर की तरफ जो है आपकी यहाँ पर एक टैपिटम हो जाएगी। ये अंदर की तरफ एक लेयर सिंगल लेयर होगी जिसे टैपिटम कह देंगे। इस टैपिटम के अंदर ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आप शो कर देंगे। और अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ आपके क्या हो जाएंगे, लाइक दिस, दीज द पॉलेंस, ये पॉलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह की संरचना आपको बनानी है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक प्रारूपिक प्रतिरूप, हाँ एक प्रारूपिक प्रतीप बीजांड का डायग्राम बनाना है। तो भाई ये गुरु बीजाणुधानी है। ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी है। आप इसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप इसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखिए लाइक दिस, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये इसका करेक्ट, ये इस तरह से डायग्राम हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसमें अंदर की तरफ आपको जो है बना देना है भ्रूणकोश। ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, जिसमें 2 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, 2 केंद्रक भीतर की तरफ होते हैं, केंद्रीय कोशिका होती है। इस तरह से डायग्राम बनाना है। सबसे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ यहां लिखोगे फनिकल। इस फनिकल को ही बीजांड व्रंत कहते हैं। मतलब बीजांड व्रंत वह संरचना होती है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फनिकल क्या है। आप कहते हैं बीजांड व्रंत वह संरचना होती है जो कि अंडाशय के अंदर बीजांडासन या प्लेसेंटा से बीजांड को जोड़कर रखती है। करेक्ट डियर। तो इस तरह से आपने सेम डायग्राम है, कोई भी अलग नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। नाउ तो ये गुरु बीजाणुधानी का डायग्राम है। अब आता है एक परिपक्व। देखो बच्चा क्वेश्चन कहां से आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन यही लाइन, नीचे वाली लाइन जो है, जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में जो नीचे की तरफ लाइन दे रखी है, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस बात को समझ लेना। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, या आप इसको क्या कह सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं इसे, मादा युग्मकोद्भिद, है ना। फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है, यहां लिखा मैंने फीमेल गैमिटोफाइट, है ना। ये फीमेल गैमिटोफाइट जो है, इस फीमेल गैमिटोफाइट की क्या है, संरचना है। अगर फीमेल गैमिटोफाइट की संरचना पूछी जाए तो भी आपको यही डायग्राम बनाना है। और एक परिपक्व भ्रूणकोश का डायग्राम पूछा जाए, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पूछा जाए, तो भी आपको यही ड्रॉ करना है। मेरे भाई, मेरे दादा, समझ लेना इस चीज को। सो नाउ
ये प्रतिव्यासांत कोशिका होती है ना डियर, ये प्रतिव्यासांत कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं, दैट इज एंटीपोडल सेल कहते हैं। इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। एंटीपोडल सेल हैं, 3 होती हैं संख्या में। ये सहायक कोशिकाएं हैं और ये जो है आप देख रहे हैं अंड कोशिका है। ये अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर इसमें क्या बनाती हैं? ये अंड उपकरण बनाती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर ये अंड उपकरण, जिसे हम एग एपरेटस कहते हैं, अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, एग एपरेटस बनाती हैं। ठीक है बच्चा, तंतु रूप समुच्चय इसमें डायग्राम में दर्शाने हैं। चलो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि वेलिस्नेरिया में जल परागण को समझाइए, तो वेलिस्नेरिया में जल परागण के अंदर आपको इस तरह से एक मादा पादप का डायग्राम बनाना है। ये एक फीमेल प्लांट है, मादा पौधा है ना, ठीक है भाई। और यहां से ये मादा पुष्प इसके ऊपर पाया जाता है और इसका जो है जूम करके डायग्राम बता रखा है कि ये मादा पुष्प का मादा पुष्प का ये वृत्तिकाग्र वाला क्षेत्र है, ये वृत्तिका वाला क्षेत्र है, किस प्रकार से पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि परागण किसे कहते हैं? वेलिस्नेरिया में परागण को सचित्र समझाइए। तो आपको इस वक्त ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये है कुंडलित व्रंत। क्या है? कुंडलित। ये आपका यहां पर हो जाएगा कुंडलित मादा पुष्प व्रंत, या मादा पुष्प व्रंत कह सकता हूं। कुंडलित व्रंत, पुष्प व्रंत, मादा पुष्प व्रंत, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है लाइक क्या आता है? एक द्विबीजपत्री, एक द्विबीजपत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को आरेख द्वारा, किसके द्वारा? आरेख द्वारा दर्शाइए। सिर्फ आरेख पूछा जाता है, आरेख द्वारा दर्शाइए, दर्शाएं या प्रदर्शित कीजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डियर, तो आपको इस वे में बात करनी है। आपको एक एक स्टेप को बताना है कैसे एक युग्मनज है, युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है असमान, 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, नीचे वाली कोशिका को आधारी कोशिका कहते हैं। आधारी कोशिका में सतत अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर 6 से 10 कोशिकाओं वाला एक लंबा निलंबक बनता है। वहीं दूसरी ओर शीर्षस्थ कोशिका जो होती है उसमें विभाजन से अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे एक 2 कोशिकाओं वाला भ्रूण बनता है। फिर 2 कोशिकाओं वाले भ्रूण में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं वाला भ्रूण बनता है। तो आप यहां पर ये स्थिति देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले यहां गोलाकार भ्रूण बनेगा, फिर आपका यहां पर हृदयाकार भ्रूण बनेगा, फिर आपका यहां पर एक टॉर्पिडो टाइप का परिपक्व भ्रूण बनता है। तो ये स्थिति आपको यहां पर दिखानी है। नाउ अगर आपसे पूछा जाता है स्त्री केसर की अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि को सचित्र दर्शाइए या नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, तो आपके सामने ये डायग्राम रहेगा। आप समझ लीजिए कि इस डायग्राम को, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये क्या है? वृत्तिकाग्र है, मतलब ये स्टाइल है, और ये ये वृत्तिकाग्र है और ये वृत्तिका है, वृत्तिका। तो वृत्तिकाग्र मतलब इसको स्टाइल कहते हैं और ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों यहां दर्शा रखे हैं। किस प्रकार से परागकण जो है वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, अंकुरण होता है, उनमें से पराग नलिका निकलती है, और किस प्रकार से वो जो है सहायक कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करती है भ्रूण कोश के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया क्या होती है? आप यही कहते हैं कि वृत्तिकाग्र पर परागकणों के आने, है ना, या फिर अंकुरित होने से लेकर पराग नलिका के कहां पर प्रवेश करने, भ्रूण कोश में प्रवेश करने तक की सभी घटनाएं जो होती हैं उनको सम्मिलित रूप से हम पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चा, अगर एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम पूछे तो आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम आराम से बनाया जा सकता है, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है। आप डायग्राम उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हो। देखो लाइक दिस, देखो इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हो। ये देखो डायग्राम बन गया, सेम बीज पत्र है, वही डायग्राम है बिल्कुल। ये बीज पत्र हो गए, ये क्या हो गए? बीज पत्र। अच्छा, बीज पत्र के स्तर से बीज, यहां भी ये प्रांकुर हो जाएगा तुम्हारा,
यहां क्या हो जाएगा, प्रांकुर। बीज पत्रों के जुड़ने के स्तर से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्रों परिख कहलाता है। और बीज पत्रों के जुड़ने के स्तर से नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। चलो आगे देखो, ये आपका घास के अंदर, घास बोले या मोनोकॉट, मोनोकॉट या किसकी बात करें, आप कहते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें। अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करता है, एक बीजपत्री, किसकी बात करता है, एक बीजपत्री अगर भ्रूण की बात करता है बच्चा, भ्रूण की संरचना के बारे में बात करता है, तो आपको यही डायग्राम इस तरह से बनाना होगा। इसके अंदर इसका आकर्षण क्या है, इसका आकर्षण है स्कूटेलम, जो इसका सिंगल बीजपत्र होता है। एक बच्चा कहता है अधिकोरक क्या होता है, एपीब्लास्ट कहते हैं बच्चा इसको। अधिकोरक को क्या कहते हैं, इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। याद रखना, अधिकोरक या एपीब्लास्ट, हिंदी में भी लिख देता हूं एपीब्लास्ट। बच्चा एपीब्लास्ट क्या होता है, आप कहते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण के भ्रूण का दूसरा अपहासित, दूसरा डिग्रेडेड अपहासित बीजपत्र जो होता है, अपहासित बीजपत्र जो होता है उसको एपीब्लास्ट कहा जाता है। भाई इसके अंदर एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर एक बीजपत्र होता है, एक कोटिलीडन होता है, उसको हम स्कूटेलम कह देते हैं, है ना। और जो अपहासित हो गया है उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम, नर जनन तंत्र का डायग्राम पूछा जाए, नर जनन तंत्र का डायग्राम पूछा जाए भाई, तो आपको यह डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। नर जनन तंत्र के डायग्राम में याद रखना। इसी प्रकार से अगर आपसे शुक्रजन नलिकाओं का डायग्राम पूछा जाए, तो शुक्रजन नलिकाओं का डायग्राम मैं पहले भी बता चुका हूं, इस तरह का डायग्राम बना देना। बाकी सेम चीजें इसी तरह से रहेंगी। देखो लाइक दिस, इस तरह से देखिए, ये आपका यहां पर बाहर की तरफ, ये मैंने अपनी रेगुलर क्लास जो है, मेरी वाईटी क्लासेस जो है, उनके अंदर भी डायग्राम बना के बताया है। इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं, करेक्ट। ये लाइक दिस, इस तरह से ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है, ये ट्यूनिका प्रोप्रिया हो गई। इसके नीचे जननिक उपकला है, ये जननिक उपकला हो गई बच्चा। एंड नाउ इसके अंदर फिर आपको यहां दिखानी है स्पर्मेटोगोनिया, ये देखो इस तरह का ये हो जाएगी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये बाहर की तरफ जो यहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपका अंतराली अवकाश है, अंतराली मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसके अंदर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उन्हें लीडिंग सेल कहते हैं, लीडिंग कोशिका, ठीक है। आप इसके अंदर सर्टोली सेल देखते हैं, इस तरह की सेल होती है, इनको सर्टोली सेल कहा जाता है। इन सर्टोली सेल्स के अंदर हमारे स्पर्म्स जो हैं इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं उनके हेड के साथ में, है ना बच्चा। तो इस तरह का डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करना है। इसके अलावा यहां पर और भी कोशिकाएं होंगी छोटी छोटी, आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं। तो ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली कोशिका है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर स्पर्मेटिड्स भी होंगे। ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। नाउ मादा जनन तंत्र का डायग्राम बहुत इजी है, आराम से बना सकते हो। मादा जनन तंत्र इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डायग्राम पूछा जाता है। अगर आपसे स्तन ग्रंथि का आरेख पूछा जाता है, तो स्तन ग्रंथि के आरेख में आपको ध्यान रखना है, ये संरचना डायग्राम बनाना है और आपको इसके अंदर याद रखना है, फ्लो बताना है कि किस तरह से सबसे पहले जो है मेमरी लोब्स होते हैं, ये मेमरी लोब्स जो होते हैं इनकी संख्या 15 से 20 होती है लगभग। इसके बाद में मेमरी एल्वियोलाई आता है, फिर इसके बाद जो है स्तन नलिका, जिसे एम्पुला, स्तन नलिका आती है, फिर तुम्बिका आती है जिनको एम्पुला कहते हैं, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिवेरस डक्ट, एंड लास्ट में जाके निपल पर जाके वो खुल जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मानव के, आपसे पूछा जाता है मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना आपको, मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र में देखो ज्यादा टेंशन नहीं करना। सबसे पहले इसका हेड बनाना है। हेड जो होता है इसका वो नौकाकार होता है। कैसा होता है? नौकाकार होता है। आगे की तरफ इस तरह से बनाना है, फिर थोड़ा सा नीचे जाके ये इस तरह से एक अंदर थोड़ा सा इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना है। फिर इसके बाद में ये
ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है इसमें, ठीक है। ये यहां पर ऊपर की तरफ एक टोपी के आकार की संरचना होती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। इसे अग्रपिंडक भी कहते हैं, अग्रपिंड। फिर यहां पर इसके पीछे की तरफ यहां पर एक न्यूक्लियस होता है, ये केंद्रक होता है इसका, केंद्रक। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये इसका हेड बनाते हैं, सिर या हेड बनाते हैं। फिर ये यहां पर इसका दूसरा भाग है, ये पहला भाग हो गया सिर, इसके बाद में ये दूसरा भाग है जिसे ग्रीवा या नेक कहते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद में ये आपको जो भाग देखने को मिल रहा है, यहां से एक पतली जो है कोशिका द्रव्य की पतली परत निकलती है, ये मध्य भाग है इसका, मध्य भाग जिसे मिडल पीस कहते हैं, थर्ड पार्ट हो जाता है ये। इसके अंदर यहाँ सर्पिलाकार क्या होते हैं, सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया, और यही ऊर्जा देने का काम करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, निबेनबर्ग, निबेन कर्ण कहते हैं, सॉरी, इन्हें निबेन कर्ण कहा जाता है, इन्हें निबेन कर्ण कहा जाता है। और यहाँ एक कोशिका द्रव्य की पतली परत होती है, उसे मैंचेट, उसे मैंचेट की परत कहते हैं। और ये लास्ट भाग होता है, इसे पुच्छ कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है, करेक्ट। ये एक अंडाशय की आरेखी काट हो जाती है। अंडाशय की आरेखी काट पूछी जाए तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होगा, चाहो तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, यूं इस तरह का डायग्राम बनाना होगा। चलो, हाँ भाई, शुक्र जनन अंड जनन बहुत फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है शुक्र जनन एवं अंड जनन का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, इनकी आरेख का नामांकित चित्र बनाइए। आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आर्तव चक्र के अंदर, आर्तव चक्र में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आपको देखना यह है, फिर नीचे एक ग्राफ बनाना है। जस्ट पहले आपको एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद में एक तरफ आपको सारी जो है क्या लिखना है, एक तरफ आर्तव चक्र की घटनाएं, एक तरफ आप क्या करते हैं, आर्तव चक्र की जो है घटनाएं लिखते हैं। ये घटनाएं 4 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना, 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं। सबसे लास्ट वाली जो है उसको हम स्त्रावी प्रावस्था कहते हैं। जो 14th डे होता है, 14वां दिन होता है, वहां पर आर्तव प्रावस्था आती है। पुटकोद लास्ट जो है सेकंड प्रावस्था जो आती है उसे प्रचुरोद्भव प्रावस्था या पुटकी भवन प्रावस्था कहते हैं। पहली प्रावस्था रजोधर्म प्रावस्था कहते हैं। एक तरफ यहां पर अब आपको गर्भाशय की घटनाएं, अंडाशय, गर्भाशय की घटनाएं, गर्भाशय की घटनाएं, अंडाशय हार्मोनों का स्तर, फिर पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का स्तर, और फिर अंडाशय घटनाएं। इस तरह से 4 भागों में बांट के आप इसको ड्रॉ करेंगे ना। उसके बाद में मानव अंडे की संरचना का नामांकित चित्र पूछे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अच्छा, आपने कॉल कॉरेंस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के बारे में सुना था। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के बारे में सुना था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, डोमिनेंस, है ना, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा था। तो बस यह अपूर्ण प्रभाविता को ही दर्शा रहा है। अपूर्ण प्रभाविता को अगर आरेख द्वारा पूछा जाए तो आपको इस जो है आरेख के द्वारा दर्शाना है, याद रखना। द्विसंकर संकरण, भाई द्विसंकर संकरण में आपसे पूछा जा सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसे, द्विसंकर संकरण कह दो, या इसे 2 जीनी वंशागति भी कहते हैं। 2 जीनी वंशागति को आरेख द्वारा समझाइए अगर पूछा जाता है तो आपको यह आरेख बनाना है। ध्यान रखना है इसके अंदर कि इसमें जो गैमेट्स बनते हैं, ये वाली कंडीशन तो आपको पता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाले आपने क्रॉस करवा दिया। इसके बाद में आपको जो है यहां से युग्मक के रूप में कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त हुआ, यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। आपने इनको क्रॉस करवा के कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त कर लिया, F1 जनरेशन। अब बच्चा यहां से युग्मक निर्माण जो होता है वो थोड़ा सा कठिन है। तो युग्मक निर्माण कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब विषम युग्म की स्थिति होती है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले का पहले से, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, और ये यहां पर दूसरा क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो होता क्या है, पहले का पहले से कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले का दूसरे से कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद दूसरे का पहले से स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरे का दूसरे से स्मॉल आर स्मॉल वाई। मैंने 4 युग्मक बनेंगे, ध्यान रखना 4 युग्मक बनेंगे। मैंने इनको अलग अलग कलर से दिखा दिया है।
अगर आपसे दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, अरक्तता जिसे हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपसे अगर आरेख पूछा जाए तो आपको सामान्य और उत्परिवर्तित, सामान्य और उत्परिवर्तित में क्या परिवर्तन होता है आपको ये आरेख के द्वारा दर्शाना है, समझाना है। हाँ भाई, अब इस तरह से ये आपका वंशावली विश्लेषण का चार्ट आ गया। अब इसमें वंशावली आपसे यहां पर ये पेडिग्रिकल चार्ट दे दिया, ये आपके पास में वंशावली विश्लेषण का चार्ट दे दिया। अब आपको पहचानना है भाई, देखो इसमें क्या देख रहे हैं आप यहां से नीचे से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए प्रत्येक पीढ़ी के अंदर रोग है, मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सबके अंदर रोग है। इसका मतलब ये कैसा रोग है, ये प्रभावी है। अच्छा, इसमें देखो नर और मादाएं, ये नर है, ये मादाएं हैं, ये फीमेल है, ये मेल है। नर मादाएं समान रूप से प्रभावित हो रही हैं। देखो यहां पर ये फीमेल प्रभावित थी, लेकिन इस फीमेल से आप देख रहे हो कि इसका लड़का भी प्रभावित है, लड़की भी प्रभावित है। इसका मतलब ये कैसा रोग है, आप कहते हैं ये ऑटोसोमल, अलिंगी रोग है। अलिंगी, प्रभावी अलिंगी, करेक्ट बच्चा, प्रभावी अलिंगी क्या है, मेंडलीय विकार है या रोग है, आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार का जो है आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट, मतलब ये चार्ट है। इसमें देखो ये माता पिता स्वस्थ हैं, इनकी संतानों में लड़के लड़की बराबर संक्रमित हो रहे हैं। यहां पर ये सब स्वस्थ हैं लेकिन इनका लड़का संक्रमित है। इसका मतलब ये है ये रोग अप्रभावी है तथा ये लड़का लड़की समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब अलिंगी प्रकार का है, तो इसे अप्रभावी अलिंगी आनुवंशिक विकार के नाम से जाना जाएगा। सो डियर, ये आप दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भाई मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पूछा जाए तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का। इसी तरह से अगर मानव वंशावली के अंदर आपसे कोई कोड पूछ लिए कि बताओ भाई मादा प्रभावित व्यक्तियों के लिए, अगर आपसे पूछ ले प्रभावित व्यक्ति, मैं पूछ लिया, नर पूछ लिया, तो बॉक्स बना के उसको अंदर से डार्क कर दोगे। अगर मादा पूछ ली तो गोला बना के अंदर से डार्क कर दिया, है ना। अगर लिंग का उल्लेख नहीं है तो बना के आपने अंदर से डार्क कर दिया। इस तरह की स्थिति याद रखना है। दोनों के बीच में मैथुन हो रहा है तो आपको यह दर्शाना है इस तरह से, मतलब नर और मादा के बीच में एक सिंगल लाइन। अगर दोनों रिश्तेदार हैं तो दोनों के बीच डबल लाइन बना दी जाएगी, है ना, डबल लाइन बना दी जाएगी, ध्यान रखना। चलो आगे। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का नामांकित चित्र बनाइए। PYQ है, पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें आपको याद है, मैं बना के एक बता देता हूं आपको कि ये स्थिति होती है। ये पेंटोज शर्करा है, यहां पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है और पांचवा कार्बन जो है उसके पांचवें कार्बन से यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अगला फॉस्फेट ग्रुप यहां जुड़ेगा इस पेंटोज शर्करा के 3 प्राइम से, और अगला जो है उसके किससे, आप कहते हैं पांचवें कार्बन से जुड़ा रहेगा। किससे, पांचवें कार्बन से। लाइक दिस, इस तरह से स्थिति होगी। ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है, ये इसका कार्बन है, ये इसका कार्बन है, और देखो ये कार्बन है। इस तरह से यहां पर ये देखने को मिलता है। ये OH हो गया, OH 3 प्राइम, तो इसका 3 प्राइम सिरा है, इसका 5 प्राइम सिरा है। तो इस प्रकार से आपको श्रृंखला बनानी है। आगे ये स्थानांतरण या इसे अनुवादन कहते हैं। अनुवादन के अंदर अगर आपसे स्थानांतरण या अनुवादन का टॉपिक आता है तो उसमें आपको ये आरेख बनाना पड़ेगा। ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, आप आराम से बता सकते हैं न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। ये हिस्टोन अष्टक है, ये हिस्टोन अष्टक है भाई, याद रखना। इस तरह से ये हिस्टोन अष्टक है। H2A, H2B, H3 एंड H4, सेम हियर, H2B, H2A, H3 एंड H4, और इसके ऊपर एक DNA कुंडली लिपटी हुई होती है। इस तरह से पूरा इस तरह से लिपटी रहती है DNA कुंडली, और ये DNA कुंडली इसके द्वारा यहां ये H1 हिस्टोन के द्वारा जो है पैक रहती है। इससे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट, हर्शे चेस का डायग्राम भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर्शे चेस का। ये तो आपको समझना ही है। दोनों एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दोनों ही करने हैं। एक जो है उसमें आपने विकिरण सक्रिय सल्फर लिया है, और एक है जिसमें आपने विकिरण सक्रिय फास्फोरस लिया है। ये आपको बताना है। नाउ अगर
अगर आपसे जीन अभिव्यक्ति का लैक ओपेरॉन के अंदर, लैक ओपेरॉन में अगर प्रेरक की अनुपस्थिति, लैक ओपेरॉन के अंदर अगर प्रेरक की अनुपस्थिति वाली बात आ जाए तो आपको ये चार्ट बनाना है, जिसमें आप देखते हैं दमनकारी सीधा ऑपरेटर से जुड़ जाता है, और अगर प्रेरक की उपस्थिति की बात आती है तो यहां पर दमनकारी प्रेरक से जुड़ जाता है, और ये इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया देखने को मिलती है लैक इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। मेशेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट याद है आपको, एकदम फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपको बस इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भारी नहीं है, ये कैसा है, संकर है, ये इसमें करेक्शन है, ये भारी नहीं संकर है, हल्का और संकर का अनुपात आप देख सकते हैं। अनुलेखन इकाई है भाई, अनुलेखन इकाई में प्रमोटर होता है, उन्नायक होता है, संरचनात्मक जीन होते हैं, समापक होता है, ये तीन चीजें होती हैं जो मिलकर अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का निर्माण करते हैं। अगर जीवाणु में अनुलेखन की बात की जाए तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। जीवाणु में अनुलेखन की बात की जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा जो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। करेक्ट डियर, ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए है, करेक्ट। डीएनए के अंदर कैसे यहां पर जो प्रमोटर साइट होती है वहां पर एक आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के साथ में सिग्मा फैक्टर इसकी शुरुआत करता है, फिर कैसे आरएनए का दीर्घीकरण, वर्धन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, एंड लास्ट में एक रो फैक्टर की उपस्थिति के कारण इसका टर्मिनेशन हो जाता है। जीवाणुओं के अंदर बात तो ये हो गई। अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए, अगर यूकैरियोट्स में अनुलेखन की बात आए तो आपको ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें आपको आच्छादन मतलब कैपिंग, आपको इसमें आच्छादन, कैपिंग और पुच्छन, टेलिंग, है ना, एंड आरएनए स्प्लाइसिंग को दर्शाना है। ये जो बनेगा एमआरएनए नहीं होगा, ये एचएनआरएनए होगा, विस्मांगी केंद्र की आरएनए होगा, लेकिन ये जो बनेगा इसको एमआरएनए, अपना मैसेंजर आरएनए कहेंगे। आपको पता है मोस्ट क्लासिकल डीएनए की द्विकुंडलित संरचना एनसीईआरटी में थोड़ा सा अच्छा नहीं दे रखा था, तो मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाई है। ये पूरे पीच की लंबाई है, ये किसकी लंबाई है, पीच या कुंडली की लंबाई, है ना, ये पीच की लंबाई है, एक पीच की लंबाई, एक पीच की लंबाई है, कुंडलन की लंबाई है ना। पूरा डायग्राम सिस्टमैटिक है, ऐसा ही आपको बनाना है। मिलर का प्रयोग आए तो मिलर के प्रयोग में ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना। अगर प्रतिकृति ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, आपको एक रेप्लिकेशन फॉर्क, प्रतिकृति द्विशाख का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपके सामने प्रतिकृति द्विशाख रेप्लिकेशन फॉर्क हो जाता है। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम, मलेरिया में अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का आरेख बनाइए, कि जीवन चक्र का आरेख बनाइए, तो आपको यहां से शुरू करना है, 1 नंबर यहां से शुरू करना है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और उसके अंदर क्या छोड़ देता है, आप कहते हैं स्पोरोजॉइट। क्या छोड़ता है भाई, आप कहते हैं स्पोरोजॉइट छोड़ता है, स्पोरोजॉइट। इसके अंदर स्पोरोजॉइट छोड़ता है, न कि जीवाणुज छोड़ता है, ये बात ध्यान रखना, जीवाणुज नहीं, स्पोरोजॉइट्स अंदर छोड़ता है। ये लीवर कोशिका में जाते हैं, लीवर कोशिका में ग्लाइकोजन खाते हैं, ग्लाइकोजन खा के उनको नष्ट करके आरबीसी पर अटैक करते हैं, वहां से क्रिप्टोमेटामिरोजॉइट्स बनाते हैं, और ये आगे जाके आरबीसी पर अटैक करते हुए आरबीसी के अंदर विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, हाँ बिल्कुल याद रखना, ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, रोजेट एंड मिरोजॉइट, इस तरह से निर्माण करते हैं। मिरोजॉइट्स में से हीमोजॉइन कण रिलीज होते हैं, और हीमोजॉइन कण रिलीज होने के बाद मिरोजॉइट्स में से हीमोजॉइन कण रिलीज होते हैं, साथ ही साथ गैमिटोसाइट्स बनते हैं, और ये गैमिटोसाइट्स जब कोई दूसरा मच्छर आपके रक्त को चूसता है तो आपके ब्लड के साथ में उस मच्छर में पहुंच जाते हैं, और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसी मच्छर के अंदर, मतलब मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर अपना पूरा करते हैं, और वहां जाके ऊसाइट बनाते हैं। निषेचन के द्वारा नर और मादा युग्मक के निषेचन के द्वारा ऊसाइट बनते हैं, और इन ऊसाइट से आगे जाके स्पोरोसाइट्स का निर्माण होता है, और ये स्पोरोजॉइट्स होते हैं उसकी लार ग्रंथि के अंदर एकत्रित होते हैं, तथा लार के माध्यम से यह संक्रमण करता है। ध्यान रखना इस बात को, यह लार के माध्यम से, अपनी सलाइवा के माध्यम से संक्रमण करता है। बहुत ही क्लासिकल है। एंटीबॉडी अणु की नामांकित चित्र, एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एक और एड्स वायरस, एड्स विषाणु का नाम क्या है भाई, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर HIV का जीवन चक्र पूछा जाता है, जीवन चक्र, या यूं पूछे कि पश्च जीवाणु
सॉरी पश्च विषाणु रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन बताइए, तो आपको ये वाला फ्लो चार्ट बनाना होगा, जिसमें किस प्रकार से एक रेट्रोवायरस एक एनिमल सेल के ऊपर संक्रमण करता है, अपने आरएनए को अंदर डालता है, डीएनए में उसको कन्वर्ट करता है और एनिमल सेल के जीनोम के साथ में जुड़कर वो अपने नए वायरॉन बनाता है, और वहां से निकल के नए वायरॉन या नए विषाणु जो होते हैं ये दूसरी टी लिम्फोसाइट या टी सहायक कोशिकाएं, टी हेल्पर सेल जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ये अपना जीवन चक्र इस प्रकार से पूरा करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है आपसे, याद होगा आपको, है ना। ये पीवाईक्यूज में भी आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 की क्रिया से कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई ये आपके पास में प्रोसेस है। आप प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 की क्रिया से आप दोनों, आपके पास में एक वेक्टर डीएनए, संवाहक डीएनए है और एक वांछित डीएनए है, एक ही एंजाइम से आप काटते हैं। जब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मतलब EcoR1 से आप काटते हैं तो दोनों के अंदर चिपचिपे सिरे बनते हैं, और ये चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये आरेख सिर्फ पूछा जाता है। भाई PBR 322 बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, जो कि लगभग पूछा जाता है कि PBR P स्मॉल है, BR 322, इसमें याद रखना P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड। P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बोलीवर। ये बोलीवर एक साइंटिस्ट है, R का मतलब है रोड्रिगेज, और ये एक संख्या है। तो बोलीवर रोड्रिगेज ने एक ऐसा प्लाज्मिड बनाया, हाँ बिल्कुल याद रखना, जिसके अंदर 12 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, है ना, 12 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, उसे PBR 322 नाम दिया गया था। इसके अंदर जो वर्ण योग्य चिन्हक या सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं, उसके तौर पर एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। अगर PCR पूछा जाए, PCR का आरेख पूछा जाए, PCR का फ्लो चार्ट पूछा जाए, तो याद रखना PCR, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है निष्क्रियकरण, जिसके अंदर आप डीएनए को, एक द्विरज्जुकी डीएनए को लगभग 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, जिससे डीएनए डीनेचर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और एकल रज्जुक में कन्वर्ट हो जाता है। इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप आप उसमें एक जो है प्राइमर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप तापानुशीलन करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं, लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं, इसे तापानुशीलन कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन भी कह सकते, सॉरी उसे एनलिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगला स्टेप आता है एम्प्लीफिकेशन, जिसके अंदर प्राइमर जुड़ने के बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ टेक डीएनए पॉलीमरेज ये फ्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, मुक्त डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं और नई श्रृंखलाएं बनती जाती हैं। अब देखते हैं कि 30 साइकिल चलते हैं तो उसमें लगभग 1 बिलियन कॉपी बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है PBR 322। आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में साधारण विडोलन हॉज बायोरिएक्टर और दूसरा दंड विडोलक हॉज बायोरिएक्टर, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से दंड विडोलक हॉज बायोरिएक्टर तो एग्जाम में पूछा गया, केवल और केवल डायग्राम ही इसके अंदर पूछा जाता है। ये भाई एक ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। आप देख रहे हैं एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाती है, केवल 10%, बाकी 90% ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में अपहासित हो जाती है। इसीलिए सबसे नीचे वाले पोषी स्तर में अगर 10,000 जूल एनर्जी है तो ऊपर जाएगी तो 1000, ऊपर जाएगी 100, फिर 10 जूल, इस तरह से घटती जाती है। तो ऊर्जा के पिरामिड इसी के कारण कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, ध्यान रखना। अगर आयु पिरामिड की बात की जाए, मानव समष्टि के अंदर विभिन्न प्रकार के आयु पिरामिडों की बात की जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या का पिरामिड जो होता है उसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा जन्म पूर्व होते हैं, फिर जन्मक्षम कम होते हैं और सबसे कम जन्मोत्तर होते हैं। एक स्थिर पॉपुलेशन जो होती है जिसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वहां पर देखेंगे जन्म पूर्व और जन्मक्षम जो होते हैं उनकी संख्या लगभग बराबर होती है। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या घट रही है वहां पर जन्म पूर्व की संख्या कम होती है और जो जन्मक्षम है उनकी संख्या ज्यादा होती है, जन्मोत्तर की संख्या भी कम होती है। तो इस प्रकार का आपको तीनों प्रकार के आरेख बना सकते हैं। भाई देखो ये वृद्धि वक्र है, ये वृद्धि वक्र, वृद्धि ग्रोथ मॉडल जो है ना, वृद्धि मॉडल जो है, उस वृद्धि मॉडल, दोनों प्रकार के वृद्धि मॉडल पढ़े हैं आपने। एक तो चर घातांकी प्रकार का होता है जिसे घातांकी, जिसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, चर घातांकी प्रकार का कहते हैं।
चर घातांकी प्रकार का एक्सपोनेंशियल, और दूसरा होता है जिसे लॉजिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक। ये दो प्रकार के हैं। तो चर घातांकी जो होता है उसमें आप देखेंगे जे शेप कर्व प्राप्त होता है, जबकि लॉजिस्टिक में सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। तो दोनों अ जो है वो कैसा है? चर घातांकी है, और ब जो है वो कैसा है बच्चा? आप कहते हैं लॉजिस्टिक प्रकार का है। आप इनके फॉर्मूले देख सकते हैं, dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। करेक्ट। अपघटन चक्र देखो बच्चों, ये अपघटन चक्र जो है, ये अपघटन चक्र एनसीईआरटी वाला अपघटन चक्र थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको मॉडिफाइड किया है। याद रखना इसमें ये थर्ड स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप होता है जिसे हम खंडन कहते हैं, दूसरा स्टेप अपचयन होता है जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है वो निश्चालन होता है। याद रखना सेकंड स्टेप निश्चालन है, और तीसरा स्टेप है जिसे अपचयन या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म के बाद में ह्यूमस बनती है, तो फोर्थ स्टेप ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, और फिफ्थ स्टेप को मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण कहा जाता है। तो डियर ये आपके जो हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप चाहेंगे अगर 15 या 20 मिनट में अगर जो है इस सेशन को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा भाई किस किस तरह से कौन कौन सा डायग्राम बन रहा है, और डेफिनेटली इसमें से आपका डायग्राम एग्जाम में आएगा ही। तो बच्चों मिलते हैं, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के और भी वीडियोज लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।